तो जीओसी का हम लोगों का बस अब ये एक आखिरी लेक्चर है, ब्रेड्स लॉ या फिर आप कह सकते हो ब्रेड्स रूल। और उसके बाद फिर हम लोग एक बार रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेंगे। और कल से फिर जो हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, देखो जीओसी ऐसा तो है नहीं कि आपकी आज ख़त्म हो गई या आज ख़त्म हो जाएगी। जीओसी में आप अनलिमिटेड सवाल बना सकते हो, अनलिमिटेड किताबों से निकाल सकते हो, बट हर चीज़ की एक लिमिट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि तुम ज़्यादा सवाल बनाओगे तो तुम ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, आप कंसेप्ट कितने अच्छे से सीखते हो और उसको आप अपना एग्ज़ाम टाइम में उसको अप्लाई किस तरीके से कर पाते हो, ये मायने रखता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो चीज़ अभी सीखनी है दैट इज़ ब्रेड्स लॉ, या फिर आप ब्रेड्स रूल कहो, लॉ कहना तो उसको देखो गलत चीज़ होगी। अच्छा, अब उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो तुम्हारा ब्रेड्स रूल है, इस ब्रेड्स रूल में एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। सरदर्द ये है कि इस ब्रेड्स रूल को समझाने के लिए मैं अभी जिस तरीके से तुम लोगों के सामने लिख कर चीज़ें समझा रही हूँ उस तरीके से इसको समझाया नहीं जा सकता। आपको बॉल एंड स्टिक मॉडल को अपने आँखों के सामने रखना पड़ता है। ठीक है, एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनाना पड़ता है और उसके वाया फिर इस चीज़ को समझाया जाता है, तो ये बहुत बेटर तरीके से समझ में आता है। बट फ़िलहाल अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नो इश्यूज़। और बाद में अगर कल को कभी टाइम मिला तो इस चीज़ को फिर हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल से कोशिश करेंगे इसको देखने की कि अच्छा विजुअलाइज करने की कि अच्छा ये ऐसा होता होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदरवाइज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसके रिगार्डिंग रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन से ये ज़्यादा पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ब्रेड्स रूल को लेकर एक सबसे बड़ा मिथ, और वो मिथ ये है, मैक्सिमम किताबों में ये लिखा रहता है कि पहली बात तो ब्रेड्स रूल अप्लाई किसके लिए होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के पास जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट एक मिनट मैं लिख देती हूँ, हैविंग एटलीस्ट वन एटम बिटवीन ब्रिज्ड पॉइंट्स। ठीक है, ब्रिज्ड पॉइंट्स के बीच में कम से कम एक एटम का होना ज़रूरी है। अगर एक एटम नहीं रहा तो वो इस केस में वो फ्यूज्ड रिंग्स कहलाती है और उसके केस में ब्रेड्स रूल नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे आप लोगों ने बाईसाइक्लो कंपाउंड्स इससे पहले पढ़े हुए हैं, ऐसा है नहीं कि तुमने नहीं पढ़ा है। आज मैं एक बार फिर भी ड्रॉ करके चीज़ों को बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जहाँ से ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का ब्रिज हेड एटम। ठीक है, और उसके बाद इसे भी हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड एटम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्रिज हेड एटम है, इन दोनों ब्रिज हेड एटम के बीच में ये आप लोगों का एक और एटम होना चाहिए, एटलीस्ट वन वहाँ पे लिखा है, मतलब वन से ज़्यादा भी चलेगा बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ब्रेड्स रूल हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए लगाते हैं। दूसरी बात, जिनके पास एटलीस्ट क्या होने चाहिए, ब्रिज पॉइंट्स के बीच में एक एटम तो होना ही चाहिए। अब बुक्स में देखो कैसा लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम कि एट ब्रिज हेड पोजीशन, जो आपकी ब्रिज हेड पोजीशन होती है, इट्स ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन यानी कि सी पॉजिटिव, फ्री रेडिकल यानी कि सी डॉट, या फिर आप कह सकते हो डबल बॉन्ड, या बेसिकली अगर वन वर्ड में मुझे इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करना हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बोकैटायन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, फ्री रेडिकल्स का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड बन गया इसका मतलब फ्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कहना आपसे ब्रेड्स रूल ये चाह रहा है कि अगर आपके पास ब्रिज पोजीशन होती है तो ब्रिज पोजीशन में दो एटम्स होते हैं ऑब्वियसली, उन दो एटम्स पे कभी भी कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड या किसी भी प्रकार का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कैनॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे आप लोगों की sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती? क्योंकि जब जब ब्रिज हेड पोजीशन ऊपर वाली सिचुएशन को एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो सिस्टम इतना हाईली अनस्टेबल हो जाता है यार कि वो पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती है। अब बात ऐसी आती है कि वो पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, या हम लोग
कई बार सुन लेते हैं, लेकिन ये रूल हम अपने दिमाग में भी लगा लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये जो ऊपर वाली तुमको कंडीशन दी गई है, ये ऊपर वाली कंडीशन तुम्हें तभी दी गई है अगर, ठीक है, अगर इफ नंबर ऑफ एटम्स इन बाइसाइक्लो, ठीक है, इन बाइसाइक्लो excluding bridgehead atom and the one between them, इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप लोगों के जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, इन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में क्या होता है, जो ब्रिज हेड पोजिशंस होती हैं उनके एटम को अगर आप छोड़ दो, और अगर आप उन दोनों के बीच में आने वाले एटम को अगर छोड़ दो, और अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ये वाली सिचुएशन लेस देन 8 है, तो ही ऊपर वाला रूल लगता है। अगर मान लेते हैं आपके पास, इफ मान लेते हैं कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ एटम्स की संख्या, कौन से वाले नंबर ऑफ एटम्स की संख्या की मैं बात कर रही हूँ, ये वाले, कौन से वाले, कि आपके बाइसाइक्लो में ब्रिज हेड को छोड़कर, और ब्रिज हेड और उसके बीच में जो है उन लोगों को छोड़कर जो बाकी के नंबर ऑफ एटम्स बच गए, उन बाकी के बचे हुए नंबर ऑफ एटम्स में अगर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाती है, तो ऐसे केस में देन ब्रेड्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल, तब वो ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हमेशा इस तरीके से अपने दिमाग में ठूस लेना कि ब्रेड्स रूल जो है कभी भी अलाउ नहीं करता, किस चीज़ को अलाउ नहीं करता, कि आपके ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन क्रिएट हो, या फिर ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या क्रिएट हो, आपका फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड। ऐसा सोचना गलत है। वो तब अलाउ नहीं करता है जब कार्बन एटम्स की, टोटल कार्बन एटम्स की रिंग में जो संख्या है वो क्या हो जाती है, आप लोगों की लेस देन 8 वाली होती है। तो अब आखिर ये सिचुएशन ऐसी आती क्यों है, इसको मैं कोशिश करूँगी देखो बताने की, बट आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि उसके लिए विजुअलाइजेशन और साथ ही साथ में वो मॉडल और स्टिक वाला थोड़ा प्रेजेंटेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो उसमें हम लोग एक काम करते हैं, कोई भी एक सिंपलेस्ट बाइसाइक्लो कंपाउंड लेट्स से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बाइसाइक्लो कंपाउंड आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया। ये फ़िलहाल बाइसाइक्लो नहीं है, इसकी मुझे ब्रिज हेड पोजिशंस ड्रॉ करनी होंगी। तो इसके पास ब्रिज हेड पोजिशंस दे देते हैं, यहाँ से ये एक ऐसा और ये मान लेते हैं ऐसा। अच्छा, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी आप एक कार्बन एटम कहो। तो मैं इससे पहले भी जब IUPAC नॉमेनक्लेचर में बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का तुम लोगों को नॉमेनक्लेचर सिखाई हूँ, तो उस वक्त भी मैंने बताया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कार्बन एटम नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आप लोगों के पास पर्टिकुलर सिचुएशन है। अभी अगर कोई तुमसे ये पूछे कि इसमें वेज पोजीशन कहाँ है और डैश पोजीशन कहाँ है, तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले तो एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये एक कार्बन हम मार्क कर लेते हैं, ये मेरा कार्बन है। इस कार्बन से हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और जो ये राइट साइड में बॉन्ड गया है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इन प्लेन है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसी होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक टेट्राहेड्रल शेप की होती है। टेट्राहेड्रल शेप का मतलब होता है कार्बन एटम, और उसमें कैसे होते हैं, आपके 2 एटम्स तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बट बाकी के 2 एटम एक आउट ऑफ द प्लेन होता है और एक आपका इन प्लेन होता है। तो ये जो मैंने पिंक कलर से मार्क किया है, इससे मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि ये दोनों के दोनों जो आपस में, क्योंकि जॉइंट है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से एक जॉइंट है ना, देखो एक सीक्वेंशियली एक मतलब क्वाड्रिलेटरल तो नहीं कहना चाहिए, बट एक तरीके से एक शेप बनी हुई है, उनके आपस में जॉइंट है। तो इन दोनों को ही मेरे को एक प्लेन में तो रखना ही पड़ेगा। अब ये जो ऊपर की तरफ बॉन्ड गया है, ये ग्रीन कलर का बॉन्ड, इस ग्रीन कलर के बॉन्ड को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये वाला जो है आपके दूसरे प्लेन में। एंड ऑब्वियस है कि एक हाइड्रोजन बच रहा है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 4 बॉन्ड, तो मैं उस हाइड्रोजन को इस तरीके से शो कर देती हूँ सच दैट कि यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूँ, दैट वुड बी sp3। अब तुम जानते हो कि ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, 2D रिप्रेजेंटेशन है। अदरवाइज अगर कोई तुमसे पूछेगा कि टेट्राहाइड्रल शेप दिखती कैसी है, तो तुम कैसे बनाओगे टेट्राहाइड्रल शेप को, ये एक डंडी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसा दिखता है बेसिकली।
और ये ऐसा दिखता है। अच्छा, और हर एंगल यहाँ पे कितने कितने डिग्री का होता है इनके बीच में? 109.28 मिनट्स का। अब होता कैसे है कि इमेजिन करते हैं कि आपकी जो ब्रिज हेड पोजीशन है, ब्रिज हेड पोजीशन में से आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। आपने हाइड्रोजन क्या कर दिया? H रिमूव कर दिया। ऑब्वियसली H निगेटिव के फॉर्म में रिमूव किया गया होगा, दैट इज हाइड्राइड वाले फॉर्म में रिमूव किया होगा, क्योंकि अगर H जाते जाते अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया है तभी तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो पॉजिटिव चार्ज छोड़कर गया है। नहीं तो हम में से मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग कैसी होती है कि हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन तो हमेशा प्लस के फॉर्म में ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, कभी कभी वो माइनस के फॉर्म में भी निकल जाता है। अपन पढ़ेंगे आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह। तो ऐसे केस में अगर पर्टिकुलरली मान कर चलते हैं कि वो हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे मान कर चलो एक कार्बोकैटायन क्रिएट हो गया, तो कार्बोकैटायन क्रिएट होने की वजह से अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन बोलो कैसी हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड एंगल कितना है? 120। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों प्लेनर होती हैं, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कैसे रहते हैं? वो सारे के सारे एटम एक प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन sp3 से और उसके आगे आने वाली हाइब्रिडाइजेशन से आपका एक भी एटम ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे प्लेनर हो सकता है कोई 2 प्लेनर हो, कोई 3 प्लेनर हो, लेकिन देयर आर सम एटम्स विच आर above the plane and below the plane. But in case of sp2 hybridization there is strictly आप लोगों का strictly planar geometry. Planar मतलब all 3 atoms lie in the same plane. अभी होता कैसा था कि when it was sp3 hybridization, then in that case we are assuming that the 2 pink bonds are lying in the same plane, but that green bond is perpendicular to that plane. मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जिस कॉपी में तुम अभी लिख रहे हो उस पर्टिकुलर कॉपी में आप लोगों की ये येलो रिंग है, ठीक है, ये येलो रिंग है उस कॉपी में, समझ लो। लेकिन उस कॉपी से बाहर की तरफ आती हुई एक आप लोगों की क्या है, ये इस तरीके की एक रेक्टेंगुलर शेप है जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, मतलब तुम्हारी आंखों की तरफ आ रही है। अगर तुम अपनी कॉपी पर एक पेन रख दो परपेंडिकुलरली तो पेन तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है। सो बेसिकली वही हो रहा है कि वो जो येलो कलर की जो रिंग्स हैं वो प्लेन में लाई कर रही हैं, बट वो जो मैंने पर्पल कलर की रिंग बनाई है वो प्लेन के ऊपर है। समझ रहे हो? प्लेन के कैसे ऊपर है। तो ये सिचुएशन अब पता है कैसी हो गई है, कुछ हद तक मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ कि ये सिचुएशन अब कुछ इस तरीके की दिखती है कि ये दोनों तो यार प्लेन में लाई कर रहे हैं, बट ये जो एक एटम है ना, ये आप ऐसा समझो ये एक हट के फॉर्म में ऐसा बाहर के लिए निकला है। हट कैसा होता है? ये देखो ऐसा होता है हट। ये इसका कोनिकल पार्ट कैसा रहता है? ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो बेसिकली ये जो इसका ब्रिज है, ये इसके ब्रिज कैसे हैं? बाहर की तरफ निकले। लेकिन अब तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ठीक है, नाउ अब तो यहाँ कार्बोकैटायन बन चुका है ना। नाउ ये अब एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कितना डिग्री होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। और अगर 120 डिग्री होना चाहिए तो इसका मतलब वो आपकी 2 पिंक वाली लाइंस, ठीक है, वो आपकी 2 पिंक लाइंस और उसके अलावा प्लस वो आप लोगों का एक ग्रीन वाली लाइन का मतलब वो ब्रिज वाली लाइन, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में एक प्लेन में होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। समझ रहे हो? प्लेनर होनी चाहिए। समझ रहे हो? प्लेनर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है? sp2 हो चुकी है। क्लियर है? ओके। अब ऐसे में प्लेनर होने के 2 रास्ते, तुम खुद सोचो, इमेजिन करो, सब कुछ इमेजिन करो। हाँ, क्या मैंने कहा कि ये जो आपकी 2 पिंक वाली लाइंस हैं ये एक प्लेन में है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये लेट से परपेंडिकुलर है। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन में ऐसे नहीं हो सकते कि आपकी जो पिंक कलर की लाइंस हैं वो वैसी की वैसी रहें, ठीक है, जो पिंक वाली लाइंस हैं वो वैसी की वैसी रहे, पिंक वाली लाइन एज इट इज, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो ग्रीन वाली लाइन खुद को नीचे की तरफ कंप्रेस करे, ठीक है, नीचे की तरफ। देखो क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो अगर उसको प्लेन में आना है, अगर इस झोपड़ी को, इस कोनिकल पार्ट को तुम्हें एक ही प्लेन में लाना है तो उसको ऊपर से पुश करना पड़ेगा ना कि नीचे जा नीचे जा नीचे जा। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है
कि अगर आप चाहते हो कि ये वाली जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर की टोपी बाहर निकली हुई है ये भी उन पिंक वालों के साथ एक प्लेन में आ जाए, तो ऊपर से इस ग्रीन कलर की टोपी को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ग्रीन वाले को नीचे आना पड़ेगा, नीचे खिसकना पड़ेगा, है ना, नीचे खिसकना पड़ेगा। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, नीचे खिसकना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि वो जो ग्रीन कलर की टोपी है वो वहीं की वहीं रहे। ठीक है, मतलब आप ग्रीन कलर की लाइन जो है उसको आप कुछ मत करो। अब आप क्या करो, ग्रीन कलर की लाइन को एज इट इज रहने दो, और जो आपकी दो पिंक कलर की लाइंस हैं आप उन दोनों को उठा के ऊपर लेकर जाओ। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दो दोस्त नीचे के फ्लोर में है और एक दोस्त टॉप फ्लोर पे रह रहा है। कंडीशन आपको ऐसी बैठानी है कि तीनों एक ही फ्लोर पे हो। तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या तो ऊपर वाला नीचे आ जाए उन दोनों के पास, या दोनों नीचे से उठकर कहाँ चले जाएं, ऊपर चले जाएं। तो ये जो दो पिंक वाली हैं ये कहाँ चली जानी चाहिए, ऊपर चली जानी चाहिए। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। बस एम क्या होना चाहिए, सिमिट्री, मतलब वो क्या हो जाए, प्लेनर हो जाए। लेकिन आप कोई भी ऑप्शन एडप्ट करो, कोई भी ऑप्शन आप लेकर आओ, जब आप उस ऊपर के ब्रिज को नीचे खींचने की या नीचे कह सकते हो धक्का देने की कोशिश करोगे, ठीक है, बराबर जब आप उसको नीचे धक्का देने की कोशिश करोगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो रिंग है ब्रिज, ये जो रिंग है ये अंडरगो स्ट्रेन, ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेन फील करेगी। कैसे स्ट्रेन फील करेगी, क्योंकि ऑलरेडी एटम्स की स्पेस में 109.28 की अरेंजमेंट ऑलरेडी बन चुकी थी। समझ रहे हो? ये पहले से कितने पे थी, ये ऑलरेडी कितने में थी, ये ऑलरेडी आप लोगों की 109.28 पे थी, ऑलरेडी इतने पे थी। अब आप उसको धक्का दे दे के किस में कन्वर्ट कराना चाह रहे हो, sp2 में। मतलब आप चाहते हो कि ये चीज 109 से 120 डिग्री पे चला जाए। 120 डिग्री जाने का मतलब होता है कि ऑक्यूपाई मोर स्पेस। वो आप क्या चाहते हो कि वो ज्यादा जगह घेरे, तो वो बेचारा एक स्ट्रेन फील करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपने सारे एटम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये स्ट्रेन इतना ज़्यादा होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर रिंग होती है जो ऊपर से नीचे आ रही है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है इन द सेंस, जैसे अगर ताश का तुमने महल बनाया और तुमने थोड़ा सा भी प्रेशर अगर टॉप पोजीशन पे बहुत ज़्यादा लगा दिया तो बोलो क्या होता है, पूरा ताश का महल ढह के गिर जाता है। राइट, वही होता है ना। तो इमेजिन करो वैसे ही पूरी रिंग नीचे आके फट गई, ब्लास्ट हो गई, रप्चर हो गई। तो ऐसे में ये स्ट्रेन इतना ज़्यादा क्रिएट होता है 120 डिग्री को अचीव करने के लिए, ये स्ट्रेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उस इंसान के लिए, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए ब्रिज पोजीशंस जो रहती हैं, ब्रिज पोजीशंस पे कभी भी कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड का बन पाना असंभव होता है। वो भी तब अगर रिंग आप लोगों की 7 कार्बन से छोटी है तो, क्योंकि 7 कार्बन की रिंग जब ऊपर से गिरते हुए ब्रिज को संभाल नहीं पाती। देखो होना कैसा चाहिए, इमेजिन करो कल को तुम ताश का घर बना रहे हो, तुमने वो जो ऊपर हम लोग सबसे फाइनल एक जो रखते हैं, इमेजिन करो कल को तुमने उसको ठीक से नहीं रखा, तुम्हें रखना चाहिए था ऐसे, तुमने थोड़ा ऐसा फैला कर रख दिया, तो क्या होता है, सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। कई बार इतना अनस्टेबल हो जाता है कि तुमने जितनी मेहनत करके वो पूरा ताश का महल बनाया है वो बेचारा पूरा का पूरा गिर जाएगा। लेकिन पता है कभी बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपने जो नीचे का बेस बनाया है, नीचे का बेस वो भी ऐसा बड़ा बड़ा बनाया है, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस बना के उसको रखा है। तो ऐसे में क्या होगा, आप इजीली क्या कर सकते हो बोलो, आप इजीली अगर ऊपर आपने ऐसा चौड़ा पत्ता रख भी दिया तो नीचे भी, क्योंकि उनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन है, तो बड़ा बड़ा डिस्टेंस मेंटेन होने की वजह से वो इस ऊपर से लगने वाले प्रेशर को आसानी से संभाल लेता है। वैसे ही मैं ताश का एग्जांपल ऑब्वियसली इस चीज़ को समझाने के लिए दे रही हूँ, बट ताश का और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट इमेजिन नहीं करवाया जा सकता ना इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली कोशिश तो करनी पड़ेगी ना किसी टॉपिक के वाया इसको सिखाने की। अच्छा, तो अभी वैसे ही अगर आपके पास रिंग बड़ी होती है, तो बड़ी जो रिंग होती है ना, लार्जर रिंग का मतलब जिन रिंग्स के पास ग्रेटर देन 8 कार्बन एटम्स, जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो संख्या होती है अगर वो ग्रेटर देन 8 होती है तो ये रिंग्स ना बड़ी ही फ्लेक्सिबल टाइप की होती हैं।
ठीक है, जेली बेली के जैसे ये बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती हैं। जब ये ऊपर से इनको स्ट्रेन पड़ता है, जब इनको ऊपर से स्ट्रेन पड़ता है तो ये उस स्ट्रेन को झेल जाती हैं, ठीक है, दे कैन बेयर द स्ट्रेन, ठीक है, वो स्ट्रेन को झेल जाती हैं। और अगर वो स्ट्रेन को झेल जाती हैं, इट मीन्स दैट कि वहाँ पे आपका कार्बोकैटायन, आपका फ्री रेडिकल या फिर आपका डबल बॉन्ड, ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होती हैं, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये कहलाती है आपकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में अगर ब्रिज पोजीशन पे लेस देन कार्बन एटम्स अगर आप 7 रखो या 7 से कम रखो, तो ऐसे केस में आप लोगों का जो बाइसाइक्लो कंपाउंड होता है, अगर आप उसके ब्रिज पोजीशन पे sp2 फ्री रेडिकल या ऐसा कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो आपका क्रिएट हो पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। या फिर लेट से अगर वो बन भी जाता है तो वो इतना हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, कि वो ज़्यादा देर तक या लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो बनेगा, डिकम्पोज होगा और क्या हो जाएगा बताओ, ख़त्म हो जाएगा। ये समझ लो, ये इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी आपके साथ। तो बस अभी इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखो, ये आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल, ये हो गया एक और एग्जाम्पल। अब तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताना है कि आपको जो ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक, अगर आप ये तीनों वर्ड देखो और आपको साथ ही साथ में बाइसाइक्लो कंपाउंड भी दिख रहा है, तो आपको तो अपने दिमाग की एक बत्ती हमेशा चालू रख लेनी है। वो बोलो क्या, वो ये कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, पहले तो ब्रिज हेड पोजीशंस पर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट नहीं करवाना है। तो अब देखो, ये तो ब्रिज हेड पोजीशन है, यहाँ तो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अच्छा, क्या इसको मैं ब्रिज हेड पोजीशन कहूँगी क्या? ऑब्वियसली नहीं। जिन्होंने बाइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है। क्या ये ब्रिज हेड पोजीशन है? एब्सोल्युटली नॉट, ये भी ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है। तो सिर्फ एक ही ब्रिज हेड पोजीशन है, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाला ऑब्वियस है कि आपका सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। अब मुझे डिसाइड करना है किसके बीच में, आप लोगों के सेकेंड और थर्ड के बीच में। तो इसको डिसाइड करना बहुत ही आसान है। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ऑब्वियस है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब कम होती है एज कंपेयर टू व्हाट आप लोगों के 3 डिग्री। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑर्डर बैठेगा किस चीज़ का, स्टेबिलिटी का जो करेक्ट ऑर्डर बैठेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से आप मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। अब देखो, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि आप गिनकर बताइए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं। तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी है ना, बस जिन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी है उन लोगों को ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा मतलब पेट में गुड़गुड़ू नहीं हो रहा होगा कि अरे अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। उन्हें आइडिया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्फा हाइड्रोजन्स। आपको अल्फा हाइड्रोजन्स गिनना किसके आजू बाजू रहता है? प्लस वालों के आजू बाजू, फ्री रेडिकल के आजू बाजू, डबल बॉन्ड के आजू बाजू। तो इफ समबडी अमंग यू जो भूल चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे गिना जाता है, थोड़ा वापस से पुरातन काल में जाओ और ढूंढो, पढ़ो और वापस से वापस आओ। तो देखो, एक स्टूडेंट जो रट्टूत होता है वो पता है क्या करता है, वो इस तरीके का उसका एटीट्यूड होता है कि अच्छा मैंने तो अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीखा है। सुनो वो क्या करता है, देखिएगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बोलो कितने, 2, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने बोलो, 2। तो उसके अकॉर्डिंग, एक इनकरेक्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में 4 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। फिर वो आ जाता है फिर से बाजू वाले स्ट्रक्चर में गिनने। वो यहाँ पे देखता है कि अच्छा ये तो 3 बॉन्ड बनाया भैया, मतलब यहाँ 1 अल्फा, यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे भी 1 अल्फा, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। फिर वो ये बोलता है मैं यहाँ भी गिनूंगा, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब बेसिकली उसके अकॉर्डिंग यहाँ होता है 6। और अगर खुदा ना खास्ता अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर क्वेश्चन को अरेंज करने को बोल दिया जाए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अरेंज भी कर देगा। ऐसा नहीं होता। याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन का, कि वो जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं
वो कुछ देर के लिए टूट जाते हैं, मतलब बेसिकली उनका और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली यहाँ आके बॉन्ड बना लेते हैं। यही होता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग। तो इमेजिन करो अगर मैं इसको अपनी अल्फा पोजीशन मानती हूँ तो फिर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए। और अभी अभी हमने ब्रेड्स रूल में पढ़ा है कि अगर रिंग आप लोगों की कितने से छोटी हो, 7 या 7 से छोटी रिंग हो, तो ऐसे में तो वो कभी भी डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फिर ब्रिज एट पोजीशन पे तो एक्सेट्रा वाले चार्ज तो बेयर नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में ये जो पोजीशन है जो आपको ऐसी लग रही है कि वो एक अल्फा पोजीशन के जैसे एक्ट करेगी, रियलिटी में वो अल्फा पोजीशंस के जैसे एक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर उसने अल्फा पोजीशन के जैसे एक्ट किया तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और आपके क्या कहते हैं, ब्रिज एट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली अगर इस पोजीशन ने भी अल्फा पोजीशन के जैसे बिहेव किया तो राइट हैंड से भी यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली करेक्ट ऑर्डर क्या है कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर के नजर में बोलूं तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर के नजर में सिर्फ यही वो एक पोजीशन है जो डबल बॉन्ड अलाउ करेगी। ये वाली पोजीशन अगेन डबल बॉन्ड अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया मतलब ब्रिज हेड पे क्रिएट हो गया। तो इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर नंबर 2 में सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर नंबर C आता है उसकी ये वाली पोजीशन भी अलाउ करेगी, उसकी ये वाली पोजीशन भी अलाउ करेगी। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड के संपर्क में नहीं है, बट उसकी ये वाली पोजीशन अलाउ नहीं करेगी किस चीज को? अल्फा हाइड्रोजन को एज अ काउंट करना। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट वैल्यू ऑफ व्हाट आप लोगों के अल्फा हाइड्रोजन्स की। ठीक है, ये होती है आप लोगों के अल्फा हाइड्रोजन्स की करेक्ट वैल्यू। समझ रहे हो ये वाली चीज? ठीक है, तो कभी भी याद रखना क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाता है कि बताओ इनमें से किसमें ब्रेड्स रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा कभी कोई नहीं पूछने वाला तुमको। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई बाइसाइक्लिक कंपाउंड दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि आप बताइए कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, कितने हैं, क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो पोजीशंस क्या कहते हैं ब्रिज हेड के संपर्क में है उनको कभी भी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन में तो काउंट करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? बस यही था तुम लोगों का छोटा सा प्यारा सा ब्रेड्स रूल। और उसके अलावा ब्रेड्स रूल की भी एप्लीकेशंस क्या है, हम ब्रेड्स रूल को पढ़ते क्यों हैं? ब्रेड्स रूल सबसे पहले तो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी बताने के काम आता है। अगर मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट की बात करूं ब्रेड्स रूल की, तो ब्रेड्स रूल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप जैसे जैसे चैप्टर्स आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक में धीरे धीरे आपको इसके एप्लीकेशंस के ऊपर से पर्दा उठता जाएगा। बट पहला एप्लीकेशन ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। किस चीज की स्टेबिलिटी? कार्बोकैटायन की, या फिर आप ये कह सकते हो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। पॉइंट नंबर 2, आप इससे अल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में भी बातचीत कर सकते हो। बस तीनों ही कंडीशन में एक ही बात ध्यान रखना, ब्रिज हेड पर ये तीनों की तीनों अगर बन गई तो तीनों ही क्या होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्या होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले आगे एप्लीकेशंस पहले एक बार पूरी देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन को एसिडिटी मतलब हम लोग अरेंज करते हैं ना, एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बस तो ये एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग भी अरेंज करने के काम आता है, ये बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी अरेंज करने के काम आता है। मतलब अगर कल को मान लेते हैं एक ऐसा नाइट्रोजन जो अपना लोन पेयर देने वाला था और वही नाइट्रोजन अगर मान लेते ब्रिज हेड पोजीशन पे मौजूद है, तो क्या उसके ब्रिज हेड पोजीशन पे मौजूद होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? राइट, क्या कोई फर्क पड़ेगा? इस चीज को जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तो वही वाली चीज है, ये बहुत फर्क पड़ता है। ब्रिज हेड मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके वाया समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, डायग्राम्स थोड़े बदसूरत दिख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद ये वाली चीज़ ऐसी, इसको यहाँ, और उसके बाद यहाँ इस पे पॉजिटिव, और उसके बाद एक इसको ले लो, यहाँ पॉजिटिव, और ठीक है। देखो ये हो गया। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है,
आपको इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो अभी तुम यहाँ पे ध्यान देना, बेसिकली हर कार्बोकैटायन आपके ब्रिजेट पोजीशन पे ही मौजूद है। मतलब ऐसा कोई भी कार्बोकैटायन नहीं है जो ब्रिजेट पोजीशन पे मौजूद ना हो। सभी मैंने एग्जांपल यहाँ पे कार्बोकैटायन जो ब्रिजेट पोजीशन पे मौजूद है वही वाले लिए हैं। तो ऐसे केस में क्या है, फिर तो तुम कहोगे कि भैया सभी अनस्टेबल हैं, कोई भी स्टेबल नहीं है। बट अब तुम्हें अनस्टेबल वाले लोगों में भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। मैं मानती हूँ कि सबके सब अनस्टेबल हैं, बट तुम्हें अभी अनस्टेबल वालों में भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना ही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखने जाऊं तो तुम मुझे बताओ, ये सबसे छोटी रिंग है, पहली वाली सबसे छोटी रिंग है। अच्छा, तो जो ब्रेड्स रूल क्या कहता है, जितनी छोटी रिंग होगी वो उतना स्ट्रेन संभाल नहीं पाएगी। वैसे तो सारे ब्रिजेट पोजीशंस पे अनस्टेबिलिटी होती है, बट अगर रिंग जितनी छोटी होगी वो उतना स्ट्रेन नहीं संभाल पाएगी। तो ए वाली तो आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगी। अब उसके बाद आप ये चेक करो कि आपकी सबसे बड़ी रिंग इसमें कौन सी है। सबसे पहले वो देखो, तो यहाँ देखो कितने, 1, ये 2, यहाँ 3 ना, ब्रिज हेड को ना गिनना, बिल्कुल नहीं गिनना, ठीक है। कार्बन एटम गिनते वक्त 3, ये 4, इसको गिनो नहीं, ये भी ब्रिज हेड है, ये 5 और ये 6, ये कितने की रिंग है आपकी, 6 की रिंग है। और देख लेते हैं ये कितने की है, 1, ये 2, ये तो ब्रिज हेड हो गया, ये 3, ये 4, ये तो 4 की रिंग है। यहाँ गिनो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो बेसिकली ये 5 कार्बन की रिंग है, ये 4 कार्बन की रिंग है, ये 6 कार्बन की रिंग है। तो अगर आप कोई तुमसे पूछे कि स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, डी, उससे ज़्यादा थोड़ा सा स्टेबल होगा बी, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका सी। मतलब कल को ये मत बोल देना कि नहीं नहीं ये तो सबके सभी अनस्टेबल है। तुम्हें अनस्टेबल वालों में भी क्या करना है, एक हायर अरेंजमेंट या डिक्रीजिंग या लोअर अरेंजमेंट तुम्हें दिखाना है। ये उसी तरीके की बात हुई कि नहीं मैडम फेल तो सभी हुए हैं, बट फेलियर्स में भी तुमको ये बताना है कि कौन उनमें भी टॉप किया है, ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा, अब जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास दिया गया पहचानने के लिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। अच्छा, अभी हमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन तो करने आते हैं, तो फिर अभी वापस से ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में कहीं पे भी मैंने आपको ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स यूजुअली दिए ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब जो तुमको दिए जा रहे हैं वो कौन से दिए जा रहे हैं, ब्रिज्ड वाले दिए जा रहे हैं। ये ब्रिज्ड वालों के होने से बेसिसिटी को किस तरीके से फर्क पड़ता है वो हम लोगों को सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आप लोगों के पास ये एक रिंग दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे इसका ये लोन पेयर है, ये ब्रिज्ड है, ठीक है, ये ब्रिज्ड है। अच्छा, बाजू में एक और स्ट्रक्चर दे दिया है, यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसा कनेक्टेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये कार्बन नहीं है, लोन पेयर है, और यही वाली चीज़ इस बाजू वाले के साथ मतलब ब्रिज करके रखी है। अब तुम्हें इसको इसके बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहली बात ध्यान में लेकर आओ, तुम में से मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि नाइट्रोजन तो अभी फर्स्ट केस में भी ब्रिज पर ही मौजूद है और सेकेंड केस में भी वो ब्रिज पे ही मौजूद है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं मानती हूँ ब्रिज वाली पोजीशन पर नाइट्रोजन के होने से हमें घाटा या नुकसान कुछ तो होगा, बट जब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो कंपैरिजन ऑलमोस्ट हमें सेम दिख रहा है कि यार बाजू वाले में भी नाइट्रोजन मतलब ब्रिज पर है, उसके बाजू वाले में भी नाइट्रोजन है ब्रिज पे है, तो डिफरेंस क्या है। तो इसमें हम में से कुछ लोगों की जो शैतानी खोपड़ी है वो कुछ इस प्रकार से चलती है कि चलो एक काम करते हैं, इसमें हम गिन लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने। चलो ठीक है भाई, गिन लेते हैं। तो माँ अभी तो फिलहाल इस केस में दोनों तरफ कार्बन एटम्स की संख्या कैसे देखो बराबर है, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल दोनों तरफ सेम आया है। सबसे पहले तो हमको ये सोचना चाहिए क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, वेदर इट विल रेजोनेंस और नॉट, वेदर इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस और नॉट। मतलब ये आगे अपने लोन पेयर्स के तो वैसे रेजोनेंस जैसी यहाँ पे कोई चीज़ दिख नहीं रही, बट स्टिल
पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस और नॉट। पहले तो हमें ये देखना है। तो एक बात ध्यान रखना, इमेजिन करने को कह रही हूँ मैं, लेट करने को कह रही हूँ कि ये वाला लोन पेयर मान लो यहाँ पे शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये वाली चीज ऐसी हो गई, अगर मान लेते हैं ये वाला जो नाइट्रोजन है तुम लोगों का वहां जाता है और वहां जाके क्या कर लेता है, आप लोगों का डबल बॉन्ड बना लेता है, तो डबल बॉन्ड बनाने से क्या हमें कोई नुकसान होगा क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड और अब आप लोगों के इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2। और अभी इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और ये पोजीशन क्या है? ब्रिज हेड। तुम्हें लगता है क्या ये चीज स्टेबल है? ये चीज अनस्टेबल है। इसका मतलब इस तरीके से लोन पेयर को आगे शिफ्ट करवाना, इमेजिन करो लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी होता, नहीं तो तुम में से कई लोगों के सेंटीमेंट्स हट हो जाएंगे, अरे आप रेजोनेंस कैसे करवा रहे हो। मैं तो सिर्फ एक लोन पेयर को आगे शिफ्ट कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। अभी भी क्या ये होना चाहिए क्या? नहीं, ये नहीं होगा। मतलब इस डायरेक्शन में जाना गलत है। क्यों गलत है? क्या ये बात भेजे में जा रही है? क्यों गलत है? क्योंकि आगे जाने पर भैया ब्रिज हेड ने sp2 गेन कर लिया और sp2 गेन करना सही बात नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसको भी बोलूंगी कि भैया तेरा नाइट्रोजन भी आगे जा रहा है, भेज, क्या यहाँ पे भी ये चीज करवाना सही है क्या? जैसे तुम में से कोई बोलेगा इसको आप यहाँ कर दो, इसको आप यहाँ कर दो, क्या ये चीज सही होगी? नहीं, ये डायरेक्शन गलत है। क्यों ये डायरेक्शन गलत है? इस तरीके का डायरेक्शन करना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा करने से वहां पे ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या क्रिएट हो रहा है? sp2। मतलब चाहे लेफ्ट हो या चाहे राइट हो, दोनों ही केस में रेजोनेंस नहीं हो रही है। नहीं तो तुम में से पता है मैक्सिमम लोगों का दिमाग पता है किस डायरेक्शन में चलता, कि अच्छा जो राइट वाला केस है ना, देखो मैडम उसमें ना ये लोन पेयर, ये सिंगल, ये डबल, इधर रेजोनेंस हो रही है। और ध्यान दो, मैंने यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बनाकर नहीं दिया था। तुम बोलोगे यहाँ पे ना लेफ्ट वाले केस में रेजोनेंस नहीं हो रही, और रेजोनेंस से ना बेसिसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। यही जवाब दोगे और तुम्हारे अकॉर्डिंग जो होगा फर्स्ट वाले का आंसर ज्यादा बेसिक होगा और एज कंपेयर टू सेकेंड वन, जो कि है भी, बट रीजन गलत है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है हमें कि अगर बाजू वाले में मैं एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर भी देती हूँ तो भी रेजोनेंस नहीं होगी वहां पे, क्योंकि सिंगल है, इसीलिए रेजोनेंस नहीं हो रही है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वहां पे अगर मैं इस पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर भी दूं तो भी रेजोनेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे बेसिकली रेजोनेंस में है ही नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स को आगे भेज ही नहीं रहा है। क्योंकि भेजने से sp2 हाइब्रिडाइजेशन गेन हो रही है, वो नहीं चाहता sp2 हाइब्रिडाइजेशन गेन करवाना। तो इन दैट केस यहाँ पर दोनों ही केस में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। फिर अब क्या करें? नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी सेम आ गए, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है। फिर अब तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के बाजू में डबल बॉन्ड ओ नहीं है, और हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है वहां पे डबल बॉन्ड ओ है। डबल बॉन्ड का मतलब बोलो कौन? डबल बॉन्ड का मतलब कि वाली चीज पहले तो -m इफेक्ट दे सकती थी और दूसरा -I इफेक्ट दे सकती थी। अभी -m तो देगी नहीं क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, बट -I तो देगी। -I से बेसिसिटी बताइए बढ़ती है कि घटती है? ये अपन ने पढ़ा है ना अभी कुछ दिनों पहले, बेसिसिटी वाला टॉपिक। बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। जितने कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने कम होंगे, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, ना कि सेकेंड वाले की। बट हम में से मैक्सिमम लोग इसका अनाप शनाप इलॉजिकल रीजन देंगे, वो ये कि नहीं फर्स्ट वाले में ना रेजोनेंस नहीं हो रही यार। अगर वहां पे मैं अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल छोड़ के वहां डबल क्रिएट भी कर देती ना, तो भी वहां रेजोनेंस नहीं होती। ठीक है, तो भी वहां पे रेजोनेंस नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये साइक्लिक वाले कंपाउंड्स आते हैं, बाइसाइक्लो वाले कंपाउंड्स आते हैं, इनमें सवाल ध्यान देना, एकदम अच्छे से आंखें फाड़ फाड़ के पहले पढ़ना और उसके बाद अपने मुख से कुछ शब्द आप बाहर निकालेंगे, अदरवाइज आप मत निकालिएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे। चलो अब मान लेते हैं आप लोगों के पास ये क्वेश्चन, तो तुमने जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किए थे इस टाइप के बहुत सारे थे। उसमें एक एटम ए दिया है, एक एटम बी दिया है। आपको ये बताना है कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा है। तो तुम ये देखो कि ये जो पोजीशन है ये एक ब्रिज हेड एटम है, और ये वाली जो पोजीशन है ये भी एक ब्रिज हेड एटम है।
तो बेसिकली ये दोनों के दोनों ही मनहूस ब्रिज हेड एटम पे हैं। और जब जब नाइट्रोजन ब्रिज हेड एटम पे होगा तो दोनों ही केसेस में चाहे उसके आजू बाजू ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो या ना हो, वो चाहे कुछ भी हो जाए रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा रेजोनेंस बोलो? क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर बताया अगर उसने रेजोनेंस कर ली तो sp2 क्रिएट हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये वाले ऑक्सीजन और इस वाले नाइट्रोजन के बीच में कोई रेजोनेंस होगी? नो रेजोनेंस। अच्छे से दिमाग में ठूस लेना, कोई रेजोनेंस नहीं होने वाली यहाँ पर। क्या इन दोनों के बीच में क्या कोई रेजोनेंस होगी? कोई रेजोनेंस नहीं, इवन हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगी। ठीक है, नो रेजोनेंस, नो हाइपर कंजुगेशन। फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? फालतू टाइम पास। ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। क्या कर रहे हैं दोनों? -I इफेक्ट। -I दोनों आजू बाजू वाले ऑक्सीजन मिलकर उस बेचारे बी वाले नाइट्रोजन से मिलकर क्या कर रहे हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब तुम्हें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बेसिसिटी के कैसे होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए ए वाले की बेसिसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए वाले से कोई भी मतलब क्या नहीं खींच पा रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है। डेफिनेटली ये वाले जो आपके डबल बॉन्ड है वो ऊपर वाले ए से भी खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, बट ऊपर में जो ए है और नीचे में जो डबल बॉन्ड ओ है उन दोनों के बीच में क्या है? एक अच्छा खासा गैप है। एंड एज वी नो कि आपका जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ? ये वाली चीज आपके उतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं कर पाएगी? खींच नहीं पाएगी, जितना अच्छे से वो नीचे वाले नाइट्रोजन से खींच पा रही है। सो देयरफॉर आप लोगों का जो ऊपर वाला ए है उसके पास नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल है एज कंपेयर टू नीचे वाली पोजीशन। ठीक है, तो मैं ऐसा तुम्हें कोई रूल नहीं बता रही हूं, जिस रूल को देखो तुम याद कर लो और उसको याद करके फिर तुम बता देना कि ब्रिज हेड पोजीशन पे मौजूद होने से बेसिसिटी बढ़ रही है घट रही है। ऐसा मैं कोई रूल नहीं बता रही, मैं सिंपल दिमाग लगाने को कह रही हूँ। मैं खुद भी लगा रही हूँ, तुम्हें भी बोल रही हूँ कि दिमाग लगाओ। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं किसी ने तुमसे कल को ये पूछा कि मान के चलो ये आपको हम एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं, आपको ये बताना है सिंपल भाषा में कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में और आप लोगों के क्या नाम है इसका, जो भी हम लोग वहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्या वहाँ पे ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल है कि वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। बस इतनू सा काम करना था तुमको, इतनू सा काम। यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और आपको ये बताना है कि आपका जो ब्रेड्स रूल है वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो जो तुम्हें पहला वाला क्वेश्चन दिया है उस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको डबल बॉन्ड दिया है। अब ये क्या ब्रिज पोजीशन पे मौजूद है? डेफिनेटली ब्रिज पोजीशन पे मौजूद है, तो इसका मतलब ब्रेड्स रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आपके ब्रिज पोजीशन पे क्या नहीं, अच्छा क्या कह रही थी मैं, रुको भूल गई मैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो तुम लोगों को चेक करना है। ठीक है, ये तुम्हें चेक करना, तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा। यहाँ पर ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी? आप लोगों की अनस्टेबल हो जाएगी। मान लेते हैं आपको एक और मॉलिक्यूल दे दिया, ये छोटू सा काइट बना दी, ये इसकी ब्रिज हेड पोजीशन है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। बताओ क्या ये वाली चीज़ आप लोगों की ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये आपकी ब्रिजिंग पोजीशन है और उसी ब्रिजिंग पोजीशन से तुमने डबल बॉन्ड क्रिएट करके रखा है, तो ब्रेड्स रूल तो एप्लीकेबल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ना कि भैया मैं एक तो छोटी रिंग भी हूँ, ऊपर से तुम मेरे पे मेरे ब्रिज हेड पोजीशन पे अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हो, तो मैं तो ब्रेड्स रूल यहाँ पे अप्लाई होगा ही होगा। अच्छा, अब देखो सबसे मजेदार चीज, मान लेते हैं क्वेश्चन तुमको पूछ लिया गया कुछ इस प्रकार से, लेट्स से ये आप लोगों का सवाल है, यहाँ कार्बोकैटायन है। अब तुमसे पूछा गया कि बताओ क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब ऐसे में मैक्सिमम में से लोगों का आंसर होगा कि यस इट इज एप्लीकेबल, दोनों ही थर्ड और फोर्थ में, बट नो, यहाँ पे ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि ब्रेड्स रूल को मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें इसका नियम बता दिया था कि ये उन रिंग्स में अवेलेबल है जिनके ब्रिज हेड एटम्स के बीच में एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक एटम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दो ब्रिज हेड पोजिशंस के बीच में एक और एटम होना चाहिए। ऐसा नहीं, अब यहाँ पे चेक करो जो तुम्हें डायग्राम दिया गया है, ये ब्रिज हेड पोजिशन, ये ब्रिज हेड पोजिशन, इन दोनों के बीच में तो कोई एटम ही नहीं है। फिर
क्यों यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा। वैसे ये एक एटम, ये एक एटम, क्या इन दोनों के बीच में कोई एटम है? कोई एटम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपका ये मॉलिक्यूल भी क्या कहते हैं क्वालिफाई हो रहा है क्या ब्रेड्स रूल के लिए? नहीं। तो यहाँ पे ब्रेड्स रूल आप लोगों का नहीं लगेगा, समझ लो, यहाँ पे आप लोगों का ब्रेड्स रूल नहीं लगेगा। तो आपको हमेशा ब्रेड्स रूल किस में चेक करना है? हमेशा एक ऐसे में चेक करना है जहां पर आप लोगों के पास चीजें क्या हो, आप लोगों के पास चीजें कुछ ऐसी हो कि जिसमें आपको ब्रिज एटम्स के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक और एटम देखने को मिल रहा है। अब जैसे फिलहाल जो तुम्हें मॉलिक्यूल दिया है, क्या इसमें ब्रेड्स रूल लगेगा क्या? सबसे पहले तो ये सोचो, क्या ये मॉलिक्यूल क्वालिफाई भी करता है क्या ब्रेड्स रूल के लिए? तो मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या होती है कि जो ब्रिज एट पोजीशंस होती हैं, उन ब्रिज एट पोजीशंस के बीच में अदर एटम्स होने चाहिए। तो देखो ना, यहाँ एक अदर एटम, ये एक अदर एटम, तो हाँ यार क्वालिफाई तो कर रहा है, राइट। लेकिन अब तुम बोलोगे कि इस पे ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल है, टिक मार दोगे, बट नहीं, इसमें ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इमेजिनरी है, 13 14 15 16 कार्बन की ये रिंग है। ये तो बहुत बड़ी रिंग है। और जब भी आपके पास रिंग जो है 8 या 8 कार्बन से बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि बड़ी रिंग्स क्या करती हैं, स्ट्रेन को मिनिमाइज कर लेती हैं, झेल जाती हैं भैया उसका शॉक, इसीलिए वहाँ पे ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये थे तुम्हारे ब्रेड्स रूल से रिगार्डिंग मतलब कुछ कंसेप्ट कि अगर ब्रेड्स रूल कल को आ जाए तो तुम उसको किस तरीके से बातचीत करोगे, कि आखिर ब्रेड्स रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर उसके लगने से बेसिसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, क्या वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, इवन ब्रेड्स रूल का सिर्फ इतना ही काम नहीं है एसिडिटी और बेसिसिटी बताना। तुम अभी जो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो ना, आपका ये क्या नाम है इसका, और रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इस नए चैप्टर में भी आप लोगों को रिएक्शंस होंगी, SN1 SN2 E1 E2। तो हम उसमें पता है क्या कहते हैं, अरे हमें बड़ा प्यारा सा एक मॉलिक्यूल देता है, हमें बोलता है लो इसका प्रोडक्ट लिखो, हम बड़े बड़े मजे मजे प्रोडक्ट लिख देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस एटम को हटा के हम दूसरा एटम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं भैया, वो ब्रिज हेड पे है, और ब्रिज हेड पे SN1 या जो भी आपका रहेगा जब आप सीखोगे, वो पर्टिकुलर रिएक्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। तो सिर्फ एसिडिटी या सिर्फ बेसिसिटी बताने के काम नहीं आता है ब्रेड्स रूल, ये आगे आपके बहुत सारी जगह पे काम आता है। वहाँ जैसे जैसे काम आता है ना, आप इस चीज़ को सीखते जाओगे और धीरे धीरे समझ में आता जाएगा तुमको। ठीक है, तो याद रखना, मॉलिक्यूल अगर बड़ा है मोर देन 8 और अगर उसकी ब्रिज्ड पोजीशन पे पॉजिटिव या डबल बॉन्ड या रेडिकल है तो चलेगा, ब्रेड्स रूल को वहाँ कोई लेना देना नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर छोटी रिंग है 8 से तो नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अगर रिंग में दोनों ब्रिज एटम्स के बीच में एक और एटम एटलीस्ट नहीं हुआ तो भी ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल वहां पर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ब्रेड्स रूल के एप्लीकेशन के बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन दिया गया, अब आपको पूछा जा रहा है कि बताओ क्या ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ब्रेड्स रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि बाइसाइक्लो में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। भाई बाइसाइक्लो में डबल बॉन्ड नहीं बोल रही हूं मैं ये कह रही हूँ जो ब्रिज हेड एटम्स हैं, उन ब्रिज हेड एटम्स ने डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। यानी कि ये कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस एटम का और इस एटम का ब्रिज से क्या लेना देना, ये तो ब्रिज से दूर दूर तक भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ब्रेड्स रूल का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ब्रेड्स रूल का। ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के जैसे बिहेव होगा। ठीक है, ये किसके जैसे बिहेव होगा, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के जैसे बिहेव होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड आंसर होता है 99% स्टूडेंट का, 99% स्टूडेंट का। बट अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज ये है कि इमेजिन, ये मतलब 99% का यही आंसर होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें एक आदि ज्ञानी प्राणी ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने के बाद उन्होंने ये बोला कि भैया मॉलिक्यूल तो यही है, एक मिनट, हाँ, अरे यार, उस ज्ञानी प्राणी ने कहा मॉलिक्यूल तो देखो यही है, बस मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या ब्रेड्स रूल अब एप्लीकेबल होगा?
तो हम में से फिर लोगों को लगेगा नहीं नहीं अभी क्या ज़रूरत है ब्रेड्स रूल की, डबल बॉन्ड तो नहीं यार भाई, कार्बोकैटायन के नज़र से भी तो तू देख, कार्बोकैटायन मौजूद है उस पोजीशन पे, यानी कि यस यहाँ पे ब्रेड्स रूल लगेगा, यहाँ पे आपको ब्रेड्स रूल लगाना है। ये चीज़ स्टेबल आप लोगों की नहीं है, ये वाली चीज़ आप लोगों की स्टेबल नहीं है। तो कई बार हो सकता है मॉलिक्यूल्स तुम्हें आइडेंटिफाई करने को दिए जाएं कि स्टेबल है नहीं है, एसिडिक है, कम है, ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से तुम्हें फिर क्या करना रहेगा, अरेंजमेंट वहाँ पे उसकी देनी होगी। अब एक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जैसे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये मैं रिंग बना लेती हूँ, एक रिंग, तुम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लेना क्योंकि रिंग बनाने में मुझे लगेगा वक्त। देखो तुम्हें इस क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन मार्क करके दिए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा। इससे रिलेटेड सवाल तुमने अभी अभी जो मैंने शीट तुमको शेयर की थी उसमें तुमने किया है कि आपको बहुत सारे एसिडिक हाइड्रोजन दिए होते हैं, आपको पहचानना होता है कि उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले भी आपने काम किया है। सबसे पहले तो हर हाइड्रोजन के आजू बाजू का एटमॉस्फेयर देखो, क्या ये वाला ब्रिजेट पोजीशन पे है क्या? नहीं, ये आप लोगों के ब्रिजेट पोजीशन पे नहीं है, तो इसको लिख दो नॉट एट ब्रिज हेड पोजीशन। बहुत ही बढ़िया, ये ब्रिजेट पोजीशन पर नहीं है। लेकिन ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन अगर चला गया, एसिडिक का मतलब तो वही होता है ना जो अपना H+ लूज करे। तो इमेजिन करो अगर उसने अपना H+ लूज कर दिया तो यहाँ पे वो अपना चला गया, अगर वो अपना H+ चला जाएगा तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब निगेटिव ही क्यों क्रिएट होगा, कई लोगों को डाउट है। तो पॉजिटिव भाई अगर जाएगा मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के जा रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के जा ही रहा होगा ना। अच्छा, अब ये वाला जो ऑक्सीजन और ये वाला जो निगेटिव है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ। सिमिलरली अगर ये वाला Hc चला गया तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव क्रिएट होगा और इन तीनों के बीच में बल्कि रेजोनेंस होगा। मतलब ये इस तरफ भी जा रही है रेजोनेंस और ये रेजोनेंस इस तरफ भी जा रही है। क्या ये चीज़ दिख रही है? ये रेजोनेंस दोनों तरफ जा रही है, ठीक है। ये रेजोनेंस इस तरफ भी होगी। अगर ये वाला भी निगेटिव चला गया तो ये रेजोनेंस इधर भी होगी, ये रेजोनेंस इधर भी होगी, इधर भी दोनों तरफ रेजोनेंस होगी। अगर ये मैं बी वाले नाइट्रोजन को निकाल देती हूँ तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रेजोनेंस होगी, राइट हैंड साइड में रेजोनेंस नहीं हो सकती, इधर रेजोनेंस नहीं होगी। ये सिर्फ वन डायरेक्शन में रेजोनेंस है। तो आपके पास ऐसे टोटल 2 हाइड्रोजन है जो 2-2 बार रेजोनेंस कर रहे हैं, जो 2-2 बार रेजोनेंस कर रहे हैं। और उसके अलावा आपके पास ऐसे 2 हाइड्रोजन है जिनके पास रेजोनेंस क्या हो रही है, सिर्फ एक बार हो रही है। तो नो डाउट 100% हम श्योर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिनके पास 2-2 रेजोनेंस हो रही है उनकी एसिडिटी कई गुना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिनके पास सिर्फ एक बार रेजोनेंस हो रही है। क्या ये बात मान रहे हो? तो जो डी और सी वाले लोग हैं इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए एंड बी। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि उनमें 2-2 बार रेजोनेंस हो रही है, इनके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनके मात्र 1 बन रहा है। अच्छा, अब लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि बिटवीन ए एंड बी अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि किसकी बेटर रेजोनेंस हो रहा है या फिर किसका ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है रेजोनेंस करने की, ये सारी जानकारी अगर कोई मुझसे पूछ ले तो, या फिर मुझसे ये पूछ ले डी और सी के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो आप किस तरीके से कंपेयर करोगे, तब आप देखो कैसे जवाब दोगे फिर उसको। अब तुम्हें किसी ने पूछ लिया कि बिटवीन ए एंड बी या फिर बिटवीन डी एंड सी कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है, तो दिख रहा है डी और सी के बीच में, यहाँ पे आपको आराम से, यहाँ पे ये बीच में क्या आ चुका है, नीचे में एक क्या आ चुका है, आप लोगों का ग्रुप आ चुका है कार्बन का, जो उसको धीरे धीरे टुपुक टुपुक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बिटवीन डी एंड सी आपका डी ग्रेटर होगा सी से। अगर मैं ए और बी के बारे में बातचीत करने लगूँ तो ए और बी के बीच में अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ज़्यादा बेटर आपका बी है कि आपका ए है, अगर कोई तुमसे ये पूछे
तो तुम ये क्या कहोगे, इधर से तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, बट ये तो आ गई ब्रिजहेड पोजीशन, ठीक है, ये आ गई ब्रिजहेड पोजीशन। अच्छा, वैसे ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, बट ये इधर से आ गई कौन सी आपकी ब्रिजहेड पोजीशन। अच्छा, उसके बाद लेकिन आप लोगों का देखोगे तो इस तरफ भले ही उस तरफ वो रेजोनेंस नहीं हो रही, भले ही उस तरफ रेजोनेंस नहीं हो रही, बट कुछ डबल बॉन्ड होगा, कुछ तो इंडक्टिव असर होगा, कुछ तो इंडक्टिव। तो इसीलिए बी और ए में आपका जो ए होगा वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट बी। ये ऐसा, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। पेपर में जब ऑप्शंस दिए होते हैं ना, तो उन ऑप्शंस में आपको जज करना होता है कि किस ऑप्शन में डी सबसे ज़्यादा दिया है। जिस ऑप्शन में आपको डी सबसे ज़्यादा दिया होगा, आपको बस वही ऑप्शन उठाना है और उसी ऑप्शन को उठाकर आपको बता देना है करके कि हाँ इसमें ये होगा। कई बार सवाल आपके सामने ऐसे आ जाते हैं कि आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में जज नहीं कर पाते हो। मैं भी नहीं कर पाऊंगी मैनी सिचुएशंस में, तो आपको फिर वहाँ पे ऑप्शंस देख के अपना आंसर प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि अच्छा इसमें तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इस वाले में ऐसा ऐसा रहा होगा। जैसे कि एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज़ तुमको दी हुई है, यहाँ पे कुछ कुछ हाइड्रोजन तुम्हें लगाकर दे दिए गए हैं। तुम्हें बताना है कि ए ज़्यादा एसिडिक है कि आप लोगों का बी ज़्यादा एसिडिक है। अब सोचो, अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ एक निगेटिव क्रिएट होगा। इस निगेटिव का क्या मैं बाजू वाले डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस करवा सकती हूँ क्या? इसके साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैंने इस निगेटिव का यहाँ रेजोनेंस करवाया तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड तो अलाउड नहीं है, तो इस तरफ से रेजोनेंस नहीं होगी, ना ही इस तरफ से। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, वो निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। अच्छा, अब ये जो एच बी है, अगर ये एच चला गया तो यहाँ निगेटिव क्रिएट होगा, ये वाला निगेटिव इसके साथ, और ये फिर यहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। और यहाँ पे अगर रेजोनेंस हो रही है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। ठीक है, वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। ये इस तरीके से। तो आपको मॉलिक्यूल को देखना है, मॉलिक्यूल को देखकर आपको जज करना है कि वहां पे आप रेजोनेंस होगा कि वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। अब जैसे कि इस पर्टिकुलर सवाल में आते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें वही एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे तुमको ये देख लेने का है ब्रिज हेड पोजीशन कौन सी है। तो एक तो ये है और एक तो ये है। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, ये वाला एच बी तो ब्रिज हेड पर नहीं है। अगर ये एच बी चला जाता है तो यहाँ एक निगेटिव क्रिएट होगा। ये नेगेटिव इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर से भी रेजोनेंस, मतलब बेसिकली 2 टाइम्स यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। अगर मैं इस एच डी वाले एच को हटा दूं तो यहाँ एक निगेटिव क्रिएट होगा। ये निगेटिव सिर्फ बाजू वाले ओ के साथ रेजोनेंस कर सकता है, सिर्फ एक रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। अगर मैं एच ए से इलेक्ट्रॉन हटा देती हूँ, अगर एच ए को हटा देती हूँ तो यहाँ एक निगेटिव क्रिएट होगा। ये निगेटिव 2 तरफ रेजोनेंस कर सकता है, देखो इधर रेजोनेंस कर सकता है, एक इस तरफ, लेकिन एक रेजोनेंस ऑक्सीजन के साथ हो रही है और एक रेजोनेंस नाइट्रोजन के साथ हो रही है। और जो ऊपर वाला HC है, अगर इसको हटा दिया तो ये निगेटिव है, ये सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस कर सकता है, वो भी एक ऑक्सीजन के साथ। ऑब्वियस है कि जिन्होंने 2 बार रेजोनेंस की है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो 2 बार रेजोनेंस कौन कर रहे हैं, एक या ए वाला कर रहा है और एक बी वाला कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि ए और बी वालों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डी एंड सी वाले, ऊपर वाले सवाल के जैसे। बट अगर तुम्हें डिसाइड करना हो कि बिटवीन ए एंड बी किसकी रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है, तो देखो बी वाले में जो रेजोनेंस हो रही है वो 2 ऑक्सीजन पे हो रही है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, हम में से सबको पता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा बेहतरीन तरीके से उस निगेटिव चार्ज को संभाल सकता है, तो बी वाले की वजह से ज्यादा बेटर रेजोनेंस हो रही है, तो बी वाला तो बेटर होगा एज कंपेयर टू ए। सिमिलरली अगर मुझे डी और सी में डिसाइड करना है
कि कौन ज़्यादा बेटर है। तो देखो सी वाला भी एक ही रेजोनेंस कर रहा है, वो भी एक ऑक्सीजन के साथ, और डी वाला भी एक ही रेजोनेंस कर रहा है और वो भी ऑक्सीजन के साथ। फिर अब मैं कैसे डिसाइड करूं? तो अब ऐसे में अब आप चेक करिए डिग्री, ठीक है। अब आप क्या चेक करिए? डिग्री, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2, ये 2 डिग्री है, मतलब बेसिकली 2 डिग्री। निगेटिव चार्ज कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। और ये वाला कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 और ये 3, ये 3 डिग्री। अभी जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे तो उस इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत हुई थी। कार्बन आयन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला कि 2 डिग्री वाला? 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए इसका जो अभी करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा कि बी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ए, फिर उससे कम डी, और उससे कम फिर कैसा? सी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो अगर एक इंसान को कंफ्यूजन अगर हो सकता है तो सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हो सकता है। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो देखो यहाँ कंफ्यूज होने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो कंफ्यूजन का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा जब तुम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो अगेन मैं तुमको वहाँ पे बता दूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में एक रिएक्शन E1 E2 के पाथवे से जाएगी कि नहीं जाएगी, SN1 SN2 वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातचीत के लिए भी आपका ब्रेट्स रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सारी की सारी रिएक्शन फिलहाल आप लोगों का SN1 पाथवे फॉलो कर रही हैं। अब ये SN1 क्या होता है ये आगे की क्लास के लिए, आगे के 2-1 दिन के लिए छोड़ दो। ये सभी के सभी तीनों के तीनों SN1 पाथवे फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ होगी, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन, या फिर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है ना। अब वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन भी हो सकता है, कार्ब अनायन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, या फिर आगे के आने वाली क्लासेस में बेंजाइन, नाइट्रेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब भी हो सकते हैं। उस पर ये पूरी की पूरी बात क्या करती है आपकी, डिपेंड करती है। एकदम अच्छे से दिमाग में इस चीज़ को ठूस लो, पूरी की पूरी बातचीत इस बात पर ही डिपेंड करती है। तो अभी इमेजिन कर, अच्छा SN1 रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आपका यूजुअली जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो चले जाते हैं और वहाँ पे C+ यानी कि कार्बोकैटायन वहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि X के जाने के बाद ये सिचुएशन कैसी दिख रही है, मैं उसको बोलूँगी ऐसी दिख रही है भाई। फिर ये वाली सिचुएशन कैसी दिख रही है, तो यहाँ पे ये रिंग, यहाँ पर ये पॉजिटिव। उसके बाद ये वाली सिचुएशन आपकी कैसी दिख रही है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे इस तरीके से। अब बताओ, अब आपको बताना है कि सबसे स्पीड में रिएक्शन कहाँ हुई। तो मुझको ये दिख रहा है कि ये दोनों की दोनों ये कैसी हैं, ब्रिज हेड पोजिशंस है। ब्रिज हेड पोजिशन पे sp2 हाईली अनस्टेबल, तो ऑब्वियस है कि सबसे स्पीड में रिएक्शन ए ही देगा। लेकिन कि फिर भी किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि बिटवीन बी एंड सी आप ये बताइए कि किस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो अब आप बोलोगे यार दोनों ही ब्रिज हेड पोजिशंस पर है, दोनों ही अनस्टेबल रहेगा, हम कैसे बताएं। तो उसमें आप ये देखो ना, कार्बोकैटायन तो दोनों एक ही जैसे हैं ब्रिज हेड पे। अब आप ये देखो कि रिंग कितने की है, 1 2 3 4, और ये 5 की आपकी रिंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितने की है, 1 2 3 4 5 6 की रिंग है। तो 6 वाली रिंग ज़्यादा बड़ी है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना स्ट्रेन संभाल सकती है एज कम्पेयर टू छोटी वाली। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर बैठेगा वो ये रहेगा। तो कौन सी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सारी चीज़ों का ब्रिज हेड पोजीशन से अच्छा खासा वास्ता होता है। ठीक है, अच्छा खासा वास्ता होता है। ये गड़बड़ी नहीं क्रिएट करना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बट गड़बड़ी अगर क्रिएट कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अब उस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सी वाली स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं यूजुअली इस तरीके से क्वेश्चन दे रही हूँ और उसमें लिख नहीं रही हूँ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो मान के चलिएगा कि वो स्टेबिलिटी के हिसाब से का क्वेश्चन दिया है। ये एक कार्बोकैटायन दिया है और ऐसी ही एक दूसरी रिंग बना दी है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हमने कार्ब अनायन दे दिया है। अब आपको पहचानना है कि कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है कि कार्ब अनायन, मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल है।
तो इस क्वेश्चन को अगर तुम थोड़ा सा रीड्रॉ करोगे ना तो बस फर्क इतना पड़ेगा। देखो 6 कार्बन की रिंग है, तो 6 कार्बन वालों को, मतलब 7 कार्बन की है, नॉट 6 कार्बन की है, एक वो ब्रिज वाला है, ठीक है, एक वो ब्रिज वाला है, टोटल 6 और एक ब्रिज के बीच में एक 7। तो इनको हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे ड्रॉ होता है। ये देखो कितने हो गए, गिनो, हो गए 6। 7वां वाला कहाँ रहेगा, ये रहेगा 7वां वाला। बेसिकली ये जो बीच में होता है ना, दोनों ब्रिजेस के बीच में जो होता है, वो ये टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछेगा कि पॉजिटिव किधर है, तो तुम बोलोगे पॉजिटिव किधर है, ढूंढने चले पॉजिटिव भैया किधर हो, तो तुमने ये देखा कि यहाँ पॉजिटिव पड़ा हुआ है तुम्हारा। सिमिलरली यहाँ पे या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अब ब्रिज एट पोजीशन पे पॉजिटिव ज्यादा पुराएगा कि ब्रिज एट पोजीशन पे निगेटिव ज्यादा पुराएगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव मतलब एक तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पॉजिटिव मतलब एक तरीके से sp2, और sp2 तो अनस्टेबल होगा ना, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द अदर वन। तो ब्रिज हेड पोजीशन पर एसिडिटी बेसिसिटी का अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें ब्रिज हेड पोजीशन इन्वॉल्व है, तो अपने जो डॉगी वाले कान है वो थोड़ा सा खड़े रख लिया करो। डन, यही हम लोगों का जीओसी था। इससे ज़्यादा तो तुम लोगों को जीओसी में मुझे कुछ बताना नहीं है। हाँ, बस कुछ बेसिक चीज़ें थी। एक मैं मिसलेनियस वीडियो बना दूंगी, वैसे उसको बनाने की नीड मेरे को नहीं है। हम लोग नेक्स्ट कौन सा पढ़ रहे, रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। एक्चुअली मुझे मेल्टिंग पॉइंट और इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग वीडियोस बनाने थे, विस्कोसिटी, लेकिन जान दो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे हम लोग उसी वक्त उन रूल्स को पढ़ पुढ़ाकर ख़त्म कर देंगे। अलग से मतलब एक और जीओसी को लंबा चौड़ा खींचना बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर वो, ठीक है। वैसे ही जीओसी काफ़ी लंबी हो चुकी है। एक पार्ट इसमें बचता है, दैट इज़ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाले पार्ट में घुसने से पहले तुम लोगों को जो ऑलरेडी कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और जो फ्री रेडिकल पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करके बैठो, क्योंकि मैं वो वापस से पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इंडक्टिव में पढ़ा दिया है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कार्बीन, कार्बीन, नाइट्रीन्स और बेंजाइन, इसके बारे में भी एक बेसिक आइडिया, बस। उसके बाद फिर हमको कल से, क्योंकि एक नया चैप्टर दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त मुझे थोड़ा सा कार्बीन की एलिमिनेशन रिएक्शन में नीड पड़ेगी, तो इसलिए उसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन बताना